प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ कहानी है। इस कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। आइए कहानी की ओर चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख क्या है? लाख से क्या है चूड़ियाँ बनती हैं। और लाख जो है कीड़ों से प्राप्त होती है। तो आइए क्यों न हम सबसे पहले लाख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ बदलू जो मणिहार है, चूड़े बनाता है लाख से, उसका चित्र दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बदलू लाख से चूड़े बनाता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो आइए एक बार लाख का परिचय ले लेते हैं। लाख या लाहे संस्कृत के लाक्षा शब्द से व्युत्पन्न समझा जाता है। लाख संभवतः लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाक्षा पड़ा था। एक बार पांडवों को भी लाक्षागृह में जलना पड़ा था महाभारत के टाइम। तो लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल जो हैं कृत्रिम हैं। इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान या प्रकृति का वरदान भी कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत लाख के जो कीट हैं, कीड़े हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाखा कहा जाता है। लाख शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। लक्ष्य अर्थात लाख। संभवतः इसका कारण मादा कोश से अनगिनत अर्थात लक्ष्य शिशु कीड़ों का निकलना है। लगभग 34,000 लाख के कीड़े, 1 किग्रा रंगीन लाख तथा 14,400 लाख के कीड़े, 1 किग्रा कुसुमी लाख पैदा करते हैं। तो ये लाख से संबंधित जानकारी हमने ग्रहण की। अब कहानी की ओर चलते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम जो कठिन शब्दार्थ हैं वो जान लेते हैं, जो हमें कहानी में उपयोगी साबित होंगे। शब्दार्थ हैं चाव। चाव होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख होती है सलाई या धातु की छड़। मुंगरी होती है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त जो पुश्तैनी घर है, जमीन है, जायदाद है, वो पैतृक होता है, पैतृक संपत्ति। खपत होता है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। कसर होता है घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक होता है कोमल। पगड़ी होता है सिर पर लपेटकर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी होता है जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया होती है बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब होता है देख करके बात करना, किसी के मुख की ओर देख करके बात करना। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र होता है। और फवना होता है सजना या शोभा देना। तो आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कामता नाथ जी बता रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था,
परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को काका ही कहता था, जबकि उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचाई पर बना हुआ मकान था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, छोटी खाट पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखा करता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ने होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो ऐसी कल्पना कवि ने की है। बेलन की जो उपमा है वो नववधू की कलाई से, हाथ से दी है। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बाप दादाओं का धंधा था, जो उसे विरासत में मिला है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत होता है बिक्री, बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना और देना। वस्तु बेच करके पैसे नहीं लेना, वस्तु के बदले में वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, अर्थात बहुत प्रयत्न करने पड़े। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती सिर पर बांधने के लिए, और रुपए जो मिलते 100 अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से बदलू को चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर चिढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह जवाब देता, शहर की बात और है लला,
वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचने आ जाए। यहाँ व्यंग किया है कवि ने। शहर की जो औरतें होती है उनकी कलाई नाजुक होती है, तो वो चूड़े का वजन सहन नहीं कर पाती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मेहमानी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, तबादला हो गया, और एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी, दवा पट्टी करानी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, अर्थात देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने बदलू काका को अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति यादों के पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, गुजरे समय के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, वो छोटी खाट ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, अर्थात उनकी लाख की चूड़ियों का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमे की बीमारी होती है, इसमें दम भर आता है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी।
जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई पीड़ा, कोई दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात कितने लोगों को बेरोज़गार बना दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब देख करके होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाहे वाहे, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाहे वाहे, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, अच्छे अच्छे चुन करके दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर उसकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, शोभा पा रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक को प्रसन्नता हुई कि बदलू काका हार कर भी नहीं हारे और उनका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों के समान क्षणिक नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छी आज की मशीनी युग के कारण जो लोगों की बेरोजगारी है, व्यथा है, पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है। आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये प्रश्न हम लिखित में कर लेते हैं। आइए। हाँ, पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जिसका उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगे लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। गांव के बच्चे भी बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वह भी बच्चों के साथ साथ बदलू मामा को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही कहा करता था। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। देखो, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदले में
समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती, आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली जाती हैं। एक समय था जब एक वस्तु के बदले में अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। आगे तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? देखो, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति के माध्यम से मशीनों का जो अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है कि मशीनों ने बहुत बेरोजगारी फैला दी है। चूँकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफ़ी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं, वे बेरोजगार होकर भूखों मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं और कारीगरों की इसी व्यथा की ओर यहाँ लेखक ने संकेत किया है। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? देखो, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था, वे उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था और जिन कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरी के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी कि कारीगरी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कम सुंदरता और चमक, केवल दिखावे को महत्व दिया जा रहा है। दिखावे वाली बात लेखक से छुपी न रह सकी। आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? देखो, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमज़ोर तथा वृद्ध हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार तथा चिंतित रहने लगा। तो इस मशीनी युग ने बदलू से उसकी आजीविका छीन ली थी। आगे पाठ से आगे प्रश्न है। हाँ, कहानी से जो प्रश्न थे सभी पांचों प्रश्न हम कर चुके हैं। कहानी से आगे देखते हैं। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। देखो, लाख का निर्माण राजस्थान में तो होता ही है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों से लाख पैदा की जाती है। लाख के कीड़े, सहसूत, अर्जुन, बेर इन पेड़ों पर पाले जाते हैं, इनसे चूड़े बनते हैं। बहुत सारे जो आतिश हैं, पटाखे भी इससे बनते हैं, रंगीन पटाखे, चूड़े, सजावटी सामान लाख की चूड़ियों से बनाया जाता है। अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं, आइए। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? आपको करना है। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, ये भी आपको लिखना है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। चौथा है, बाजार में बिकने वाले सामान की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। आपस में चर्चा कर सकते हैं। फैशन बदलता रहता है, डिज़ाइन बदलते रहते हैं। पांचवा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष या विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। आगे भाषा की बात है, भाषा की बात देखते हैं। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, दुख है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्य के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं।
जब व्यक्ति व्यंग करता है तो उसका अर्थ सामान्य नहीं होता है, उसका अर्थ अलग होता है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। आप इकट्ठा कर सकते हैं पाठ से और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा है भाषा की बात में, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से वो संज्ञा है। बदलू कहानी की दृष्टि से देखें एक पात्र है और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बदलू संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, या हम कहें नाम के दूसरे नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कोई भी नाम दे दिया जाता है, नाम देने के बाद वो संज्ञा बन जाती है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जू, आम, कांच, गाय इत्यादि। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा। और गै है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। यहाँ हमें संज्ञा के तीनों भेद दिए गए थे, तो हम भी इसी तरह से संज्ञा के तीनों रूपों के जो शब्द हैं उनको हमें छांटना है। आगे तीसरा प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त अर्थात समय को बखत कहता है, उम्र, वय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। यहाँ शब्दार्थ हम कर चुके हैं, तो हमारा ये जो पाठ है, फिर देख सकते हैं शब्दार्थ। ये जो पाठ है यहाँ पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।